ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। नगर की नई सरकार इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में शपथ लेगी। नवनिर्वाचित महापौर सुषमा खरगवाल और पार्षदों का शपथ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होगा। शपथ समारोह के लिए नगर निगम ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। महापौर पद के लिए सुषमा खरगवाल ने जीता है चुनाव, तो शपथ समारोह की तारीख 1-2 दिन में तय हो जाएगी। तो महापौर पद के लिए सुषमा खरगवाल ने चुनाव जीता है और शपथ समारोह की तारीख 1-2 दिन में तय मानी जा रही है। लेकिन देखिए, तैयारियां तेज हो चुकी है। नगर निगम की तरफ से ये तैयारियां तेज की जा रही है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, पूरा शपथ ग्रहण आयोजित किया जाएगा, जहां पर महापौर और पार्षदों का ये शपथ ग्रहण होगा। और इसके बाद 1 महीने के अंदर ही बैठक बुलाने का भी कार्यक्रम है, जिसमें नगर पंचायत मौजूद होंगे। तो नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत की ये बैठक रहने वाली है। लेकिन उससे पहले शपथ ग्रहण का ये पूरा कार्यक्रम वहीं लखनऊ के बादशाह नगर रेलवे स्टेशन को संवारने के लिए बजट को मंजूरी मिल चुकी है। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाने के लिए खर्च होगा 18 करोड़। अमृत भारत योजना के तहत नई नीति तैयार की गई है। स्टेशन को संवारने के लिए रेल मंत्रालय 18 करोड़ खर्च करेगा। स्टेशन पर सफेद लाइट और कोच गाइडेंस सिस्टम लगेगा। तो ट्रेन डिस्प्ले बोर्ड, उद्घोषणा प्रणाली और 12 मीटर चौड़ा पैदल पुल भी बनाया जाएगा। तो किस तरह से लखनऊ के बादशाह नगर स्टेशन को सजाने संवारने का कार्य को मंजूरी मिल चुकी है। तो बादशाह नगर रेलवे स्टेशन को संवारने के लिए 18 करोड़ की मंजूरी मिली है। निकाय चुनाव के नतीजों के बाद जहां भगवा खेमे में लड्डू बंट रहे हैं, तो वहीं सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों के खेमे में मायूसी है। सो पूरा विपक्ष अपनी सीट कहीं ईवीएम पर निकाल रहा है, तो कहीं गलत मतगणना की दलीलें दे रहा है। गोरखपुर से सपा की प्रत्याशी रही काजल निषाद ने तो आत्मदाह की धमकी तक दे डाली। इसके बावजूद सच ये है कि बीजेपी ने नगर निगमों में जहां क्लीन स्वीप किया, तो वहीं सारे मिथक एक बार फिर से तोड़ दिए हैं। कई मंत्रियों की खास बच गई वहीं कई दलों की हवा निकल गई। आखिर निकाय चुनावों में ऐसा क्या हुआ जिसके आधार पर 2024 की पटकथा लिखने की तैयारी हो चुकी है? समझाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। बाबा का भोकाल टाइट है। बाबा के आगे सब बेदम। मिथक तोड़ने के बादशाह बन गए बाबा। 2017 से पहले यूपी की सियासत में नोएडा सीटिंग सीएम के लिए अभिशाप था। जो भी आया उसकी कुर्सी चली गई। लेकिन योगी ने इस मिथक को तोड़ा और 2017 से अब तक नोएडा के धुआंधार दौरे किए और कुर्सी भी सलामत है। निकाय चुनाव में योगी ने ठीक ऐसा ही एक मिथक तोड़ा है। यह मिथक है मेरठ से जुड़ा हुआ। मान्यता थी कि मेरठ का चुनाव सत्ताधारी पार्टी कभी नहीं जीत पाती, लेकिन इस बार यह मिथक भी टूट गया। इस बार मेरठ में कमल खिल गया है, वो भी जबरदस्त तरीके से। मेरठ को 1994 में नगर निगम का दर्जा मिला। यहां पहला चुनाव 1995 में हुआ, जब मुलायम सिंह सीएम थे। चुनाव में जीत मिली बीएसपी के अयूब अंसारी को। अगला चुनाव हुआ तो सीएम थे बीजेपी के राजनाथ सिंह, लेकिन मेयर बने बीएसपी के हाजी अखलाक। 2007 में मायावती की सरकार थी, लेकिन मेयर पर जीती बीजेपी की मधु गुजर। यही हाल 2012 में हुआ, जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। उस वक्त बीजेपी के हरिकांत अहलूवालिया मेयर बन गए। यानी मेरठ में लगभग 30 का मिथक टूट गया। ये तो हुई मिथक टूटने की बात। अब बात करते हैं बीजेपी के परफॉर्मेंस की, जो जबरदस्त रही। क्योंकि कैप्टन की भूमिका में खुद सीएम योगी थे, लेकिन जिन 18 मंत्रियों को नगर निगम की कमान सौंपी गई, उनकी भी साख बच गई। जिन मंत्रियों को प्रभार दिया गया था, उसमें गोरखपुर में सुरेश खन्ना, लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक, पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह को वाराणसी और बरेली, अलीगढ़ में मंत्री लक्ष्मी नारायण,
तो अयोध्या में सूर्य प्रताप शाही, झांसी में बेबी रानी तो कानपुर में नंदी, मेरठ से धर्मपाल सिंह और सहारनपुर से योगेंद्र उपाध्याय, आगरा में अरविंद शर्मा, प्रयागराज में स्वतंत्र देव सिंह और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। तो मुरादाबाद में जितिन प्रसाद को प्रभारी बनाया गया था। मंत्रियों को प्रभार देने के अलावा खुद योगी ने सभी 17 सीटों पर धुआंधार प्रचार किया। प्रचार के मोर्चे पर विपक्षी नेता भी जुटे, लेकिन योगी के स्ट्राइक रेट तक दूर दूर तक कोई नहीं दिखा। सीएम योगी ने सभी 17 सीटों पर चुनाव प्रचार किया। सभी सीटें बीजेपी जीत गई, यानी योगी का स्ट्राइक रेट 100% रहा। वहीं अखिलेश यादव ने 7 नगर निगम में रोड शो और रैलियां की। इनमें 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर पर पहुंच गई। नगर पालिका सीटों में 44 जिलों में योगी ने रोड शो और रैली की। इसके जरिए योगी ने 106 नगर पालिका सीटों को कवर किया। इनमें 42 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। योगी का स्ट्राइक रेट 40% रहा। वहीं अखिलेश यादव ने 10 जिलों में रोड शो और रैलियां की, जिसमें कुल 19 नगर पालिका सीटें कवर की। इसमें सिर्फ 3 सीटों पर सपा को जीत मिली, यानी अखिलेश का नगर पालिका में स्ट्राइक रेट सिर्फ 15% रहा। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के अलावा इस चुनाव में बीएसपी ने भी अपना दमखम दिखाया। 2022 के विधानसभा चुनाव में अस्तित्व के संकट से जूझ रही बीएसपी को इस निकाय चुनाव ने ऐसी संजीवनी दी है, जिसका असर उसके लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन पर यकीनन दिखेगा और बीएसपी लोकसभा चुनाव में तीसरे सबसे मजबूत पार्टी बनकर उभरने की पूरी कोशिश करेगी। वही बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस के दुर्दिन खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। 2022 के चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को हटा के कांग्रेस ने कमान बृजलाल खाबरी को सौंपी थी, जिनके लिए निकाय चुनाव पहली परीक्षा थी। लेकिन खाबरी अपनी पहली ही परीक्षा में बुरी तरह फेल हो गए। प्रदेश की बात छोड़िए, अपने गृह जनपद में भी वो पार्टी को शर्मिंदगी से नहीं बचा पाए। जालौन की 11 सीटों में 9 पर पार्टी के प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। बृजलाल खाबरी के गृहनगर उरई में चौथे स्थान पर रही कांग्रेस। वहीं रामपुरा, माधोगढ़, उमरी नगर पंचायत में 100 वोट भी नहीं मिले। 2017 में कांग्रेस को मिली थी जिले में 1 सीट, लेकिन इस चुनाव में यह सीट भी गंवा दी। कांग्रेस के इस प्रदर्शन पे जब न्यूज वन इंडिया ने खाबरी से बात की तो उन्होंने हार की जिम्मेदारी लेते हुए आगे और संघर्ष करने का ऐलान किया। सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से पूरी कोशिश की गई, लेकिन ये आपका ही जनपद रहा जहां आप निष्फल होते नजर आए। यहाँ पर 11 सीटों में 9 पर कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई। इसका जिम्मेदार आप किसको ठहराएंगे? इसका जिम्मेवार किसको ठहराएंगे? हम खुद जिम्मेवार होंगे, और कौन होगा? भाई हमारा काम था, हमने अपना काम किया, जनता का काम था, जनता ने हमें स्वीकार नहीं किया, अलग विषय है। लेकिन मैं अपना काम करने में कहीं कोताही नहीं बरता हूँ। कांग्रेस पूरे तैयारी के साथ चुनाव लड़ी है। रहा सवाल मतदाता का, तो मतदाता अपना निर्णय जो दिया है उसका मैं स्वागत करता हूँ। यानी कुल मिला के निकाय चुनाव जिसे लोकसभा का सेमीफाइनल माना जा रहा था, अगर इस लिहाज से देखें तो सबसे ज्यादा फायदे में बीजेपी है। आम आदमी पार्टी और ओवैसी की पार्टी उभार पर है, बीएसपी सुधार की ओर है, तो समाजवादी पार्टी की जमीन दरकती नजर आ रही है। हैरानी की बात यह है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस कहीं सीन में ही नहीं है। समझना मुश्किल नहीं है कि अगर लोकसभा चुनाव में भी यही ट्रेंड चला तो यूपी का किला कौन भेदेगा, इस पर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन इंडिया। वहीं अवैध असलहे के साथ युवक का वीडियो वायरल हुआ है। चौक क्षेत्र के इमाम बाड़े के पास का ये बताया जा रहा है वीडियो। खतरनाक स्टंटबाजी करते हुए युवक का वीडियो वायरल हुआ है। अवैध असलहे के साथ युवक का वीडियो वायरल हुआ है इमाम बाड़े के पास, बताया जा रहा है ये वीडियो। तो किस तरह से खतरनाक स्टंट करते हुए आपको ये वीडियो भी दिखा रहे हैं। इस युवक का किस तरह से वीडियो वायरल हो रहा है, खतरनाक स्टंट के साथ, अवैध असलहे के साथ ये स्टंट करता युवक नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं देखिए लगातार तमाम कार्रवाइयों के बावजूद इस तरह के वीडियो सामने आ रही है।
अतीक के करीबी रहे बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम की जालसाजी। मोहम्मद मुस्लिम की जालसाजी से शिवा एम्पायर रेजिडेंसी में रहने वाले 22 परिवारों पर संकट। अतीक के करीबी बिल्डर की बिल्डिंग शिवा एम्पायर रेजिडेंट को किया जाएगा ध्वस्त, तो लखनऊ विकास प्राधिकरण करेगा कार्रवाई। आज अपार्टमेंट खाली करने का आखिरी दिन है। तो लखनऊ के पांधरीबा में स्थित है ये अपार्टमेंट और लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से ये कार्रवाई की जाएगी। तो आज अपार्टमेंट खाली करने का आखिरी दिन है। नोटिस जारी हुआ था और आज आखिरी दिन है जहां लखनऊ के पांधरीबा में स्थित है ये अपार्टमेंट। तो अतीक के करीबी रहे बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम की जालसाजी देखने को मिली और ये कार्रवाई तो अतीक के करीबी बिल्डर की बिल्डिंग शिवा एम्पायर रेजिडेंसी को ध्वस्त किया जाएगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण की यह कार्रवाई होगी। नीलेश चौहान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलेश, देखिए किस तरह से इस बिल्डिंग को ध्वस्त करने की कार्रवाई अब लखनऊ विकास प्राधिकरण कर रहा है। आज आखिरी दिन बताया जा रहा है कि अपार्टमेंट को खाली किया जाए। क्या कुछ अभी जानकारी पूरी मिल पा रही है? बिल्कुल, आपको बता दूं कि माफिया अतीक अहमद का सबसे करीबी बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम ने इस अपार्टमेंट को बनाया था। शिवा एम्पायर रेजिडेंसी के नाम से पानदरीबा इलाके में ये अपार्टमेंट बनाकर तैयार किया गया था, जिसमें 22 परिवार रहते हैं। और लखनऊ विकास प्राधिकरण लगातार इनको नोटिस भेज रहा था कि अवैध तरीके से इसका निर्माण कराया गया है, जिसके बाद नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया गया और नोटिस एक और भेजी गई जिसमें आज आखिरी दिन है कि आज अगर आप मकान खाली नहीं करते हैं, अपार्टमेंट को खाली नहीं करते हैं, तो इसके बाद LDA जो है उसकी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगी, जिसकी जिम्मेदारी संबंधित बिल्डर की होगी। अब देखना होगा कि शाम तक जो 22 परिवार रह रहे हैं वो परिवार क्या करते हैं और मुस्लिम बिल्डर को जिसको लगातार नोटिसें भेजी जा रही थी वो किस तरीके से इन 22 परिवारों को, जिन्होंने अपनी गाड़ी कमाई का पैसा लगाकर इनसे फ्लैट खरीदा था, तो आखिर उनको कहां ले जाएगा। अब देखना होगा कि शाम तक तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि इस अपार्टमेंट को लेकर लखनऊ विकास प्राधिकरण तक ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा। हालांकि लगातार जिस तरीके से नोटिसें जारी हुई उससे साफ है कि अगर शाम तक अपार्टमेंट को खाली नहीं किया गया तो कल जो बुलडोजर है वो पानदरीबा इलाके में पहुंचेगा और इस अपार्टमेंट के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। ठीक है नीलेश, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। वहीं कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद जो आज दिल्ली में मंथन होगा, कर्नाटक से आज दिल्ली आएंगे तीनों वही कांग्रेस पर्यवेक्षक सुनील शिंदे समेत कई नेता दिल्ली आएंगे। तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को रिपोर्ट देंगे तीनों ऑब्जर्वर। तो कर्नाटक से आज दिल्ली आएंगे तीनों ऑब्जर्वर और इस दौरान देखिए लगातार मंथन है कि आखिर कर्नाटक की गद्दी पर किसको बैठाया जाए। तो कांग्रेस पर्यवेक्षक सुशील शिंदे समेत कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को रिपोर्ट देंगे तीनों ऑब्जर्वर। तो कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद आज दिल्ली में मंथन होगा। देखना होगा इस दौरान क्या कुछ चर्चा होती है। तो कर्नाटक से आज दिल्ली आएंगे तीनों ऑब्जर्वर और कांग्रेस पर्यवेक्षक सुशील शिंदे समेत कई नेता दिल्ली आएंगे और इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को रिपोर्ट देंगे तीनों ऑब्जर्वर। तो कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद आज दिल्ली में मंथन है और मंथन इस बात पर है कि आखिर कर्नाटक का सीएम कौन होगा। पीयूष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, देखिए किस तरह से लगातार चिंतन मंथन ये है कि कर्नाटक की गद्दी पे किसको बैठाया जाए और आज माना जा रहा है कि कर्नाटक के बाद दिल्ली में मंथन है, ऑब्जर्वर आएंगे जो रिपोर्ट देंगे खड़गे को। तो पीयूष से संपर्क टूट गया है। तो लगातार कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद ऑब्जर्वर कर्नाटक से दिल्ली आ रहे हैं। आज पीयूष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, देखिए लगातार चिंतन मंथन हो रहा है कि आखिर कर्नाटक की गद्दी पर किसको बैठाया जाए और कहीं ना कहीं अब कर्नाटक के बाद दिल्ली में यह मंथन होने जा रहा है और कर्नाटक से 3 ऑब्जर्वर आज खड़गे को रिपोर्ट देंगे। सीएम कौन होगा इसको लेकर बेंगलुरु में विधायकों की बैठक भी हाल ही में हुई है और बैठक में विधायकों ने सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पास किया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ही अगले सीएम का नाम चुनेंगे। क्योंकि आज मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। इसके चलते हम बात करें तो
जिस तरीके से चर्चाएं चल रही है कि डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया दोनों ही दिल्ली आ सकते हैं और दिल्ली आने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही सीएम की रेस में प्रबल दावेदार कहीं न कहीं माने जा रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में जिस तरीके से प्रचंड बहुमत हासिल किया है, उसके बाद से कई चर्चाएं चल रही है। और कल जो विधायक दल की बैठक हुई थी तो आपने देखा किस तरीके से होटल के बाहर चाहे डीके शिवकुमार की बात करें या सिद्धारमैया की बात करें, दोनों के समर्थक पोस्टर बैनर लेकर अपने अपने नेता के पक्ष में कहीं न कहीं नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि आज चूंकि कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद आज दिल्ली में फिर से एक बार मंथन किया जाएगा। कर्नाटक के तमाम जो ऑब्जर्वर है, कांग्रेस पार्टी के तीनों ऑब्जर्वर वो दिल्ली पहुंचेंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता सुशील शिंदे और अन्य लोग जो है जो ऑब्जर्वर है उनके लिए दिल्ली आएंगे और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को रिपोर्ट देंगे। उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे की अगर हम बात करें पूर्व संजय गांधी से मुलाकात करेंगे और चर्चा की जाएगी कि आखिर कर्नाटक की कमान किसके हाथ में सौंपी जाए। तो निश्चित रूप से कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत के बाद कांग्रेस पार्टी में चिंतन और मंथन का दौर जारी है। और देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व किसके नाम पर मुहर लगाता है और कौन कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री बनता है। ठीक है पीयूष, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। रायबरेली नगर निकाय चुनाव में वार्ड नंबर 11 की सभासद प्रत्याशी पुष्पा यादव, जिनका चुनाव निशान था उगता सूरज, उस सूरज की चमक अब वार्ड नंबर 11 में दिखाई देगी। पुष्पा यादव ने कहा कि दिक्कतें मेरे वार्ड में बहुत थी, जिसको देखते हुए मैंने मन बना लिया था कि आने वाले निकाय चुनाव में मैं इन वार्ड वासियों की समस्याओं को लेकर मैदान में जरूर उतरूंगी, जिसके लिए कड़ी मेहनत और परिश्रम करने के बाद हमारी वार्ड की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया और यह आशीर्वाद जाया नहीं जाएगा। क्या कुछ और कहा है पुष्पा यादव ने, आपको सुनाते हैं। बन चुकी है और जनता ने अपने प्रत्याशियों को चुन लिया है। जहां नगर पालिका अध्यक्ष पर ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए शत्रुघ्न सोनकर ने एक इतिहास कायम किया है, वहीं वार्ड नंबर 11 में पुष्पा यादव ने भी ऐतिहासिक जीत दर्ज की है और कहीं ना कहीं से पढ़ी लिखी सभासद हैं और वार्ड की समस्याओं को देखते हुए जनता ने उनको अपना सभासद चुना है। फिलहाल हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे किस तरह की समस्याएं थी और किन समस्याओं के वादे पर जनता ने उनको चुना है और अब वो उनकी प्राथमिकता क्या होगी जनता के कामों को लेकर। मेरी जनता की समस्याएं यही हैं, नाली खरिंजा पानी की और लाइट की। जनता ने मुझ पर भरोसा किया है और मैं जनता का भरोसा कायम रखूंगी। मैं अपने वार्ड नंबर 11 से अच्छा काम करूँ और अध्यक्ष जी से निवेदन है कि शत्रुघ्न सोनकर जी मुझे काम दें और मैं जनता के बीच में आकर जनता का सहयोग कर सकूं। अच्छा, क्या लगता है ये बीते जो 5 साल थे तो सभासद पहले भी थे, वादे उन्होंने भी किए, लेकिन क्या कारण रहा कि विकास नहीं हो पाया? सर मैं ये तो नहीं कह सकती क्यों विकास नहीं हो पाया है, लेकिन मैं अपने लिए मैं कहती हूँ कि कोशिश मैं करूँगी अपने अध्यक्ष जी से मिलके कि जनता का विकास करूँ। तो उगता सूरज मतलब चमक हाँ चमकाएंगे, उगता सूरज है। मैं अपने वार्ड नंबर 11 के लिए अच्छे से अच्छा काम करूँगी, चमकाऊँगी। चलिए, ये वादा भी है इनका और इन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि जो मेरा चुनाव निशान था उगता सूरज, तो उस सूरज की रोशनी से हमारा वार्ड चमकेगा। ये चमकता है नहीं चमकता ये तो आने वाला समय तय करेगा। फिलहाल पढ़ी लिखी जो सभासद हैं और इनको जनता ने विश्वास जताते हुए इनको अपना सभासद चुना है और इन्होंने खुद न्यूज़ 1 इंडिया के माध्यम से अध्यक्ष जी से भी अपील की है कि हमारे वार्ड पर आप ध्यान दीजिए। और वहीं उन्होंने भी अभी न्यूज़ 1 इंडिया से बात करते हुए ये साफ तौर पर कहा था कि सभी 34 वार्डों का एक समान विकास होगा। फिलहाल अब कितना विकास होगा ये तो आने वाला समय तय करेगा। कैमरा पर्सन अनिल के साथ असद खान, न्यूज़ 1 इंडिया, रायबरेली शहर। चलिए अब रुक कर लेते हैं 5 मिनट में 25 खबरों पर।